देखिए इस पेपर को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली ये यूज़फुल है उन सारे लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो एक प्रीलिम्स में पेपर है सीसेट का या जैसे सीडीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एंट्रेंस टेस्ट a student scores 3 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer. A student attempts all the 100 questions and scores 160 marks. The number of questions he answered correctly was. तो इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो प्रीवियस ईयर सीसेट में कई बार आए हुए हैं। मैं क्विकली इसका कॉन्सेप्ट रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ डिटेल में। तो देखिए एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने पे उसे कितने नंबर मिल रहे हैं? 3 नंबर। और गलत होने पे कितना है नेगेटिव मार्किंग? -1 का। तो ओवरऑल लॉस पर क्वेश्चन कितना हुआ? ओवरऑल लॉस या नेट लॉस पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत करने पे जो 3 नंबर मिलने थे वहां तो 0 आया और साथ में 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग। तो ओवरऑल लॉस पर क्वेश्चन जो होगा वो होगा 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का ओवरऑल लॉस होगा। नेट लॉस जो होगा उसका 4 नंबर, क्योंकि 3 नंबर जो मिलने थे तो गलत ऑप्शन पे उसमें 0 पर आएगा और 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग, तो टोटल लॉस जो होगा 4 मार्क्स का। अब क्या क्वेश्चन दे रखा है कि अगर वो 100 उसे 100 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है, तो एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो 100 के 100 क्वेश्चन अगर उसका पूरा सही होता तो स्कोर कितना होना चाहिए था? 300 स्कोर होना चाहिए, तो उसका 300। लेकिन उसका स्कोर बैठा कितना? 160, है ना, स्कोर 160 बैठा। तो लॉस ओवरऑल कितने का हुआ? यहाँ लॉस जो है, लॉस हो गया 140 का। तो गलत, ये लॉस किसके लिए हुआ होगा? गलत क्वेश्चन करने के लिए। पर क्वेश्चन लॉस 4 मार्क्स का है तो 140 क्वेश्चन गलत करने में कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 140 नंबर का लॉस हुआ, पर क्वेश्चन 4 है तो 4 काट दें इसको। 4 3 ज़ा 12, 20, 4 5 ज़ा 20। तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हो गए? नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्टेड वो आ गया 35। आप देख लें क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर पूछा है या करेक्ट। तो टोटल करेक्ट पूछा हुआ तो 100 माइनस 35 क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली इज इक्वल टू 100 माइनस 35, तो कितना आ गया? 65। ठीक है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमेशा इसमें याद रखें नेट लॉस जो होगा वो 4 मार्क्स होगा, न कि -1। ठीक है, या इसको लीनियर इक्वेशन की तरह भी फ्रेम कर सकते हैं, जो यूजुअल मेथड है। लीनियर इक्वेशन की तरह कैसे फ्रेम करेंगे? मान लें देखिए, अगर उस तरह सॉल्व करना हो, इक्वेशन फ्रेम करना हो, तो मैं एक सिंपली हिंट दे देता हूं कि सपोज क्या कि नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस x जो है वो राइट क्वेश्चंस है और y जो है नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस है। तो टोटल राइट और रॉन्ग क्वेश्चन का सम कितना होना चाहिए? टोटल 100 है। एक राइट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है तो 3x, और y रॉन्ग क्वेश्चन पे -1 की पेनल्टी है -y, और टोटल स्कोर कितना? 160 है ना, 160। तो दो इक्वेशन दोनों इनको सॉल्व कर लेंगे तो लीनियर इक्वेशन मेथड से भी आंसर आ जाएगा। So next question is the number of times the digit 8 will be written when listing the integers from 1 to 1000। तो इसको हम पहले मेथड 1 चलें, बेसिक जो मेथड उससे सॉल्व करते हैं। दो मेथड से बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में क्लास में मैंने कराया था। इस तरह क्वेश्चंस का जो बेसिक आइडिया होता है कि आप यूनिट प्लेस पे जो डिजिट 8 है उसको अलग काउंट करें, टेंस प्लेस पे अलग और 100 प्लेस पे अलग।
क्योंकि मैक्सिमम इसमें 1000 में तो 8 आएगा नहीं, तो 1 से लेके 999 तक मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर हो गए होंगे। तो आपको यूनिट प्लेस निकालना है। तो डिजिट 8 एट यूनिट प्लेस, वो पहली कौन सी सीरीज होगी? डिजिट 8 एट यूनिट प्लेस। तो देखिए पहला जो सीरीज होगा वो बनेगा 8, 8, 18, जिनके यूनिट प्लेस पे 8 आया, 28, 38, और ये लास्ट वाला जो आएगा 3 डॉट्स एंड सो ऑन के लिए 98 हो गया। अब जैसे आपको पहला सीरीज मिल गया, पहला सीरीज मिल गया, तो देखिए आप इन सब के यूनिट प्लेस पे 8 है, और ये कितने होंगे पहले ये देखते हैं। ये पहला सीरीज हो गया, तो यहाँ ये 1 से लेके 9 तक 8 जो है वो 9 टाइम्स यहाँ है और एक 0 के साथ है, तो टोटल ये 10 टाइम्स आएगा। अब जैसे आपको पहला सीरीज मिल गया, मुझे काउंट करना 1 से लेके 1000 तक, तो अब 100 ऐड करते चले जाए, क्योंकि जब 08 में आप 100 ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे, तो इन दोनों डिजिट के नीचे 0 होगा, तो इसके इस यूनिट प्लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 8 ही रहेगा। तो अगर नेक्स्ट सीरीज चाहिए तो बस 100 ऐड करते चले जाए, तो 108, 118, 128, 138 एंड सो ऑन, और लास्ट होगा 198। फिर 100 ऐड करेंगे तो 208, 218, ये बनेगा अप टू 298। इसी तरह से लास्ट होगा 908, 918, 928 और 998। अब देखिए एक इसमें 0 से लेके 8 जो है वो 0 से लेके 9 तक 10 बार आया, फिर यहाँ पे भी वही होगा 0 से लेके 9 तक 10 बार, और ऐसे टोटल कितने सीरीज बन रहे हैं? ऐसे टोटल 10 सीरीज हैं, और हर एक में 8 कितनी बार आया? 10 बार, तो टोटल हो गया 10 इंटू 10, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ कि यूनिट प्लेस पे जो 8 आया, डिजिट 8 जो आया वो 100 टाइम्स आया। उसी तरह हम टेंस प्लेस में निकालेंगे। तो टेंस प्लेस में भी आपको क्या करना है कि पहला सीक्वेंस ढूंढना है, और जब पहला सीक्वेंस आ गया 100 ऐड करते चले जाएं। तो पहला पहला सीक्वेंस कितना होगा? पहला सीक्वेंस जो होगा टेंस प्लेस का, पहला सीक्वेंस जो होगा ये होगा 80, 81, 82 अप टू 89। ठीक है ना? देखिए इनके टेंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे 8 है, जैसे यहाँ बीच में 88 भी कहीं आएगा, तो 88 का मैंने ये वाला जो है ऊपर काउंट किया यहाँ पे, और ये वाला जो है मैं यहाँ काउंट करूँगा टेंस प्लेस पे। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज़न से हम बचते हैं कि 88 का दोनों 8 8 दो बार आ रहा है 88 में, तो इसको अलग अलग काउंट कर लिया। इसका यूनिट प्लेस ऑलरेडी मैं ऊपर काउंट कर चुका हूँ, यहाँ सिर्फ हम टेंस प्लेस पे काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज कितनी होगी? नेक्स्ट सीरीज के लिए बताया था कि 100 ऐड कर दें तो 180, 181, 182 और ये बनेगा 189। इसके बाद फिर 100 ऐड करें तो 280, 281, 282 और 289। तो लास्ट वाला जो सीरीज होगा वो होगा 980, 981 अप टू 989। तो दोबारा देखें यहाँ पे ये 8 यहाँ 0 के साथ है, और यहाँ पे 8 ये 9 के साथ है, तो 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर, और इधर भी 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो डिजिट 8 जो है वो टेंस प्लेस पे भी कितनी बार आ गया? 100 टाइम्स। अब लास्ट जो इसमें बचा वो 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे डिजिट 8 कितनी बार आया? तो 100 प्लेस के लिए 100 प्लेस पर डिजिट क्या बनेगा? 800, 801, 802, इन सब के 100 प्लेस पे ये डिजिट है, तो लास्ट में क्या आएगा? 899। देखिए इसी में पैटर्न बनता है, कभी भी कंफ्यूजन हो गया 99 टाइम्स है 100 टाइम्स है, तो इसी में पैटर्न ढूंढे। यहाँ ये 0 0 है, इस 0 के से, और यहाँ पे 99 है, 0 से लेकर 99 तक
टोटल 100 टाइम्स हुए, तो डिजिट 8 कितनी बार आया? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो इनको जोड़ देंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 प्लस 100। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक ये मेथड हो गया निकालने का। ये बेसिक मेथड है, इसमें कभी आंसर गलत नहीं होता, छूटता नहीं है, और दोनों से प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो गया? 300, ठीक ना, 300 हो गया। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 8 विल बी रिटन व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। दूसरा मेथड ये है, दूसरे मेथड के लिए देखिए एक और तरीका है इसका, कि जब इस तरह के कंप्यूटेशन करने हो, मेथड सेकंड में नाम दे देता हूँ समझाने के लिए, मेथड सेकंड। इससे भी, इस पे अभी और डिटेल में मैं क्लास में लेक्चर लूँगा, यहाँ पे एक शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर 1 to 99 हम नंबर ऑब्जर्व करें ना, 1 to 99, इन पैटर्न को ऑब्जर्व करें। हालांकि क्लास में मैंने कराया था डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये जैसे 1 2 3, समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 11 12 13। जरा 1 से 99 तक के नंबर ऑब्जर्व करें, और यहाँ पे हो जाएगा 19, फिर ऊपर 20 21 22 29। इसी तरह ये सीरीज़ होगा, ये जाएगा 90 तक, यहाँ पे 91 92, और जो लास्ट होगा होगा 99 99। ये पैटर्न यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये कॉमन रिपीटेशन हर एक क्वेश्चन में होगा, तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज़ करेंगे। अब मैं कहूँ कि नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 1, डिजिट 1 appears in 1 to 99, in writing 1 to 99 कितनी बार होगा? अगर मैं कहूँ कि डिजिट 1 जो है, तो देखिए डिजिट 1 टोटल जो है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 2 डिजिट नंबर है, तो एक ये सीक्वेंस बनेगा। ये देखिए, ये इधर 1 1 1, ये 0 से लेकर 9 तक 10 बार इधर आएगा, इस वाले सीरीज में 10 बार, और यूनिट प्लेस पे, और टेंस प्लेस वाला ये बनेगा, टेंस प्लेस पे ये बनेगा, टेंस प्लेस पे ये भी 10 बार आएगा। तो मैं कह सकता हूँ डिजिट 1 जो है वो यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे भी 10 बार आएगा और टेंस प्लेस पे भी 10 बार आएगा। ऐसे हर एक नंबर 2 का अगर पैटर्न देखें, तो ये 2 जो है ये भी यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स आएगा, और इधर जो है, ये सेकंड लिखा नहीं मैंने, 19 के बाद यहाँ 20 आएगा, फिर ये 21 22, तो ये 2 यहाँ पे, ये वाला पैटर्न, हाँ 2 2 2 टेंस प्लेस पे, ये जो इस तरह जा रहा है टेंस प्लेस पे। देखिए फिर से देखें, 20 21 22 23 एंड सो ऑन। तो मैंने कहा डिजिट 1 जो है वो यूनिट प्लेस पे 10 बार आया, टेंस प्लेस पे आया। उसी तरह डिजिट 2 भी है ना, ये भी यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 2, इसको 02 लिख दें, 2 2, और 9 के साथ 2, तो ये भी 10 टाइम्स आएगा। और अगर ऐसे वर्टिकल देखें, तो टेंस प्लेस पे 2 2 2, ये 0 से 9 तक ये भी 10 बार आया। तो मैं कहूँगा कि डिजिट 2 भी, डिजिट 2 भी ये भी आएगा कितनी बार? 20 टाइम्स यूनिट प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे 10 टाइम्स यूनिट प्लेस पे आएगा, 10 टाइम्स 100 प्लेस, टेंस प्लेस पे आएगा। तो हर एक डिजिट जो है 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हर एक डिजिट जो है 20 डिजिट, नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 1 विल अपीयर इन राइटिंग फ्रॉम 1 to 99। तो
सिर्फ वहां पे दिक्कत आएगी, जैसे इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है मैं वो बता दूं कि अगर आपसे 8 पूछा जाए तो डिजिट 1 जो 800 वाली सीरीज बनेगी, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जितने भी नंबर हैं, मैं फाइनल यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ये जो नंबर 1 से 99 है ना, 1 से 99, 1 से 99 में अगर मुझे लिखना हो कि यूनिट प्लेस कितनी बार आएगा, 1 से 99 में जो डिजिट 1 है, डिजिट 1 वो भी 10 टाइम्स आएगा, टेंस प्लेस पे भी डिजिट 1 10 टाइम्स आएगा, और 100, क्योंकि 1 से 99 में कोई 3 डिजिट नंबर है नहीं तो इसको छोड़ दें। ये डिजिट 1 के लिए मैंने लिखा, डिजिट 1 के लिए। उसी तरह डिजिट टू के लिए भी वैसे ही लिख देंगे, डिजिट 2 के लिए भी यहाँ पे 2 डिजिट नंबर तो 1 से 99 में होगा नहीं, तो ये भी 10, ये भी 10। पैटर्न बता दिया मैंने, ऑब्जर्वेशन क्यों ऐसा हो रहा है। तो 2 में भी आ जाएगा, कहने का मतलब ये कि 1 to 99 हो गया। यहाँ पे ये जो है, सॉरी, मुझे किस डिजिट को देखना है, डिजिट 8 को देखना है ना, ठीक है। तो हम डिजिट 8 को देखते हैं, 1 से 99 में डिजिट 8, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डिजिट 8, 1 से 99 में डिजिट 8 भी यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स आएगा, और टेंस प्लेस पे भी डिजिट 8 कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा। डिजिट 8 लिख दूं मैं यहाँ पे, करेक्शन कर लेते हैं। दोबारा टेबल लिख देता हूँ। तो कोई भी डिजिट में ये पैटर्न सिमेट्री होगी, सिर्फ एक सीरीज को छोड़कर। वो कौन सा सीरीज होगा समझने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे, हालांकि मुझे डिजिट 1 2 मैं, ये टेक्निक मैंने बताया, डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन में डिजिट 8 के बारे में पूछा तो हम डिजिट 8 को देखते हैं। तो ये जो डिजिट 8 है ना, ये मेथड सेकंड बता रहा हूँ, डिजिट 8 जो है उसी तरह यहाँ पे होगा, ये 8 0 8, फिर ये होगा 18 28, ये चलेगा। इसमें भी देखें डिजिट 8 जो है वो यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स आ रहा है, और वर्टिकल सीरीज में जब देखेंगे तो 8 टाइम्स टेंस प्लेस पे आएगा। तो डिजिट 8 के लिए भी यही रीडिंग होगी, यूनिट और टेंस प्लेस पे। मैं 1 से 99 में बात कर रहा हूँ, 1 से 99 पे टेंस प्लेस इधर और टेंस प्लेस इधर, 3 डिजिट नंबर होगा नहीं 1 से 99 में, तो हम 100 प्लेस पे कह सकते हैं कि ये रिपीट नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में मुझे 1 to 1000 पूछा हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, अब मुझे पैटर्न मिल गया 1 to 99 में। 1 to 99 में जो है वो टेंस प्लेस पे 10 बार 8 आया, यूनिट प्लेस पे 10 बार 8 आया। फिर उसी तरह अब 100, सॉरी, 100 टू 1 to 99 हो गया, 100 to 199, 100 to 199, इसमें देखें 100 to 199, तो 100 to 199 में भी यही पैटर्न होगा। सिर्फ एक जगह 100 to 199 में भी यहाँ पे टेंस प्लेस पे, क्योंकि ये जो नंबर है ना यहाँ पे 100 प्लेस पे 1 आ रहा है और मुझे चाहिए 8, तो यहाँ पे 100 प्लेस पे 8 आएगा नहीं, और बाकी जगह 10 और 10 ही भरना है। सेम वही पैटर्न, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक वर्टिकल बनेगा, 10-10 के बनेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा 200 टू 299, तो क्योंकि यहाँ पे भी 100 प्लेस पे 8 नहीं है, तो ये वाला क्रॉस कर दें, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। उसी तरह ये आएगा, सिर्फ एक जो सीरीज होगी, जैसे 8 पूछा जाए, तो जो 800 टू 899 यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो 8 यहाँ पे 100 प्लेस पे 8 आएगा, और कितनी बार, 0 से लेकर 99, मतलब 100 टाइम्स आ जाएगा। सिर्फ यहाँ फर्क पड़ेगा, बाकी ये 10 10 सेम रहेगा। अगर 6 पूछता कि डिजिट 6 कितनी बार अपीयर हुआ, तो जो 600 से 699 का सीरीज हो वहां पे वो 100 हो जाएगा, 100 टाइम्स 100 प्लेस पे आएगा, और बाकी जो है 10-10 10-10 टाइम्स आएगा टेंस और यूनिट प्लेस पे। ये की डिप पॉइंट होता है इस तरह के कैलकुलेशन में। 4 पूछता तो जो 400 से 4 पूछता तो 400 से 499 का जो सीरीज होता उसमें 120 टाइम्स हो जाता, 100 एट 100 प्लेस और 10-10। तो इसमें कई तरह के इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, मैंने यहाँ हिंट दे दिया कुछ। आप इस तरह के क्वेश्चन जब खुद से लगाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये इसमें की पॉइंट था। बाकी हर जगह सिर्फ जैसे ये आ गया ना 900 टू 999,
तो क्योंकि 100 प्लेस पे तो 8 मुझे चाहिए था और यहाँ तो 9 है, तो ये वाला क्रॉस कर दिया, इधर 10 10 होता है, पैटर्न सिमेट्री है। एक नंबर बच गया लास्ट वाला 1000, तो 1000 में 8 तो कहीं आया नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब जब टोटल इसको ऐड करेंगे, इसको टोटल ऐड करेंगे तो देखिए कितनी बार आएगा। देखिए इसको मैं 0 1 लिख सकता हूँ, तो 1 से लेके 9 तक टोटल 10 बार हो गए, तो 10 10 टाइम्स ये ऐड होगा तो ये 100 हो गया, यहाँ पे ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो जाएगा, और इसमें सिर्फ 100 था 100। जब तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 300 300। तो ये दो तरीके से मैंने करा दिया। तो आंसर कितना हो गया, 300। क्वेश्चन 4, राजू कैन डू अ 25% of a piece of work in 5 days. How many days will he take to complete the work 10 times? तो देखिए 25% वर्क मीन्स 25 फोर ज़ा 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। 1/4 फ्रैक्शन क्या होता है कि 4 सर्किल है, उसमें से मैंने एक कलर कर दिया, तो मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं, 1/4 मतलब 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा, तो टोटल पार्ट 4 कंप्लीट पार्ट था, उसमें से एक हिस्सा, इसको मैथमेटिकल हम 1/4 लिखते हैं, 1/4। तो 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क उसने कितने टाइम में कर लिया, एज पर क्वेश्चन 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड इन 5 डेज। 4 टोटल 4 पार्ट वर्क था, उसमें से एक पार्ट उसने 5 डेज में कर लिया, तो टोटल वर्क मतलब 4 पार्ट कितने टाइम में किया होगा, टोटल वर्क 4 5 20, टोटल वर्क तो 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट में से एक यूनिट उसने वर्क 5 डेज में कर लिया, तो टोटल 4 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 20 डेज में। ये टोटल वर्क हो गया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स कितने दिन में करेगा, 200 डेज में, 200 डेज। तो ऑप्शन कितना हो गया, सी, 200 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टम is normally filled in 6 hours but take 4 hours longer to fill because of a leak in its bottom. So if the cistern is full, the leak will empty it in how much time? तो ऐसे सपोज करें कि इसमें दो टैप है, एक मैंने फिल करने के लिए टैप को शॉर्ट में एफ नाम दे दिया, तो एज पर क्वेश्चन फिल होने में 6 आवर लग रहा है इस टैंक को, सिस्टम को। और जब उस साथ में लीकेज है, लीकेज को ऐसे सपोज एक टैप है जो कि लीक कर रहा है, जब ये दोनों मतलब एक साइड फिल हो रहा है और लीकेज भी है, तो जब ये दोनों टैप ऑन है तो ये 10 ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा भरने में, ज़्यादा टाइम लेगा, ये 10 आवर्स है। तो ये है कि अगर सिर्फ इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन हाउ मच टाइम, सिर्फ अगर लीक वाला टैप ऑन है तो कितने टाइम में टैंक को खाली कर देगा, ये क्वेश्चन है। तो मैंने इस तरह क्वेश्चन क्लास में कराया था, हमेशा क्या लेते हैं, टोटल फिल या एम्प्टी करने का जो टोटल टाइम है उसका पहला एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कंपेरिजन, एलसीएम पे 6 और 10 का कितना हो गया एलसीएम, 30, और जो 30 आएगा इसको सपोज क्या टोटल यूनिट ऑफ वाटर टैप में है, ये टोटल यूनिट ऑफ वाटर फिल करना है, या टैंक में इतना यूनिट ऑफ वाटर है, 30 यूनिट ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम दोनों का पहले वर्किंग रेट निकाल लेते हैं। देखिए ये जो टैप है जो फिल करने का, इसका अगर वर्किंग रेट निकालें, वर्किंग रेट ऑफ टैप एफ, एफ यहाँ से फिल करने वाला, तो टोटल 30 यूनिट है और इसको 6 आवर्स में फिल कर दिया, तो 30 यूनिट बाई 6 आवर, तो इसका वर्किंग रेट क्या है, 5 यूनिट पर आवर, 5 यूनिट पर आवर। सेकेंड वर्किंग रेट जब दोनों टैप ऑन हो, फिल करने का और लीक दोनों ऑन हो, तो टोटल अमाउंट तो 30 यूनिट ही है, और जब दोनों ऑन हो गए तो इसको 10 आवर्स में एम्प्टी कर दे रहे हैं, है ना, 10 आवर्स ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पे कितना होगा, इसका वर्किंग रेट आ गया 3 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिला कि जो टैप
फिल करने के लिए यूज़ हो रहा है वो 1 घंटे में 5 यूनिट वाटर फिल करता है, और जब दोनों ऑन हुए मतलब एक तरफ वो 5 यूनिट फिल हुआ और लीक, तब लीक वाले टैप ने 2 यूनिट टैंक खाली कर दिया, तभी तो 3 यूनिट बच गया। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो लीक टैप है उसका वर्किंग रेट है 2 यूनिट पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल उसमें यूनिट, टोटल वाटर कितना था टैंक में, टोटल वाटर जो था वो 30 यूनिट्स है। तो 30 यूनिट को 2 के स्पीड से टोटल कितना लेगा, 15 आवर्स में खाली कर देगा, 15 आवर्स में एम्प्टी कर देगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा हो 15 आवर्स, तो ये 15 हो गया। So question number 6. Walking at 3/4 of his normal speed, Abhishek is 16 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is. तो देखिए, क्लास डिस्कशन में मैंने इस क्वेश्चन को 3 तरह से कराया है। एक तो इक्वेशन मेथड से, दूसरा नेट रिलेटिव स्पीड से, और तीसरा यूनिटरी मेथड से। तो किसी एक से कर लेते हैं, यूनिटरी मेथड से। अब यहाँ पे बेसिकली ये प्रॉब्लम किसका है, डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम। होम, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या हो गया, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि टुडेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड या यूजुअल स्पीड कह लें, चलिए नॉर्मल स्पीड या जो उसकी रोज़ की स्पीड होगी। तो मान लें नॉर्मल स्पीड एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ एक्स, या इसको 1 मान लें, ये कितना हो जाएगा 3/4। एक ही बात है, प्रोपोर्शन में है तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रेशियो हो गया टुडेज स्पीड, नॉर्मल स्पीड रोज उसकी एक्स थी, तो आज कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। या यूँ मान लें कि नॉर्मल स्पीड उसकी 1 है, 1 यूनिट पर मिनट, या जो भी यूनिट है, मिनट में दे रखा है ना, हाँ तो ठीक है, 1 किलोमीटर 1 मीटर पर मिनट, तो वो तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इसकी नॉर्मल स्पीड 1 मान लेते हैं, और तो आज की स्पीड हो जाएगा 3/4, ये रेशियो होगा। या इसको सिंपलेस्ट रेशियो में रखें तो कितना हो जाएगा 3:4। तो ये स्पीड का रेशियो है, जो आपको ये दे रखा, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, तो ये स्पीड का रेशियो दे रखा है। स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3:4 हो गया। और जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो टाइम में दे रखा है। तो जब भी स्पीड का रेशियो दे और टाइम का रेशियो निकालना, और दो ही क्वांटिटी है, और क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट का प्रॉब्लम है, तो क्लास डिस्कशन में कराया था कि स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। तो रोज अगर वो 3 यूनिट टाइम लेता होगा, तो आज कितना यूनिट टाइम लेगा 4 यूनिट। तो दोनों के पहुंचने में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1 यूनिट 16 मिनट कॉरस्पॉन्ड करेगा। टाइम को टाइम से कंपेयर करते हैं, इस वजह से मुझे टाइम में, स्पीड से मुझे पहले टाइम में आना पड़ेगा, तभी टाइम को मैं टाइम से कंपेयर कर सकता हूँ। नॉर्मल स्पीड से वो चलता हो जब चलेगा तो 3 यूनिट टाइम ले रहा है, और अगर 3/4 स्पीड से चलेगा तो 4 यूनिट टाइम। तो दोनों के पहुंचने में कितने मिनट का फर्क है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अभिषेक को 16 मिनट्स लेट पहुंच रहा ऑफिस, तो यूजुअली जिस टाइम पे पहुंचता होगा उससे 16 मिनट्स लेट, मीन 16 मिनट्स का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, 16 मिनट्स को। और पूछा किसके लिए है, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। तो नॉर्मल स्पीड या यूजुअल टाइम, वही एक ही बात हो गई, या यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम में 3 यूनिट ले रहा है, तो अगर 1 यूनिट में 16 मिनट्स, तो 3 यूनिट में 16 3 ज़ा 48 मिनट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको नेट रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं, और इक्वेशन फ्रेम करके, डिस्टेंस कांस्टेंट का प्रॉब्लम है, तो दोनों दोनों के लिए नॉर्मल स्पीड और 2D स्पीड में डिस्टेंस को इक्वेट कर दें, वैसे भी हो जाएगा सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देख क्वेश्चन नंबर 7, इन अ रेस ऑफ 600 meters अजय बीट्स विजय बाय 60 meters, and in a race of 500 meters Vijay beats Anjay by 25 meters. So by how many meters will Ajay beat Anjay in a 400 meter race? तो बेसिकली ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें तीन कैंडिडेट हैं, अजय, विजय और तीसरा जो है वो है अंजय। तो पहला इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि 600 मीटर के रेस में जब अजय बीट्स विजय बाई 60 मीटर्स, तो जब अजय 600 मीटर का ट्रैक कवर कर लेगा तो विजय उससे 60 मीटर पीछे होगा। कहने का मतलब 540 कवर करेगा, है ना, 540 कवर करेगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन, 500 मीटर के रेस में विजय ने अंजय को 25 मीटर से हराया। तो जब विजय जब 500 मीटर कवर करेगा तो अंजय जो होगा उससे 25 मीटर्स पीछे होगा, दैट इज 470। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसको हम पहले सिंपलेस्ट रेशियो में ले लेते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो में लेंगे अजय और अंजय। तो देखिए ये, इसको कट करें 600 और 540 को, तो ये कटेगा 20 से, थर्टी से कैंसिल हो जाएगा ना, 549 डिजिट सम यहाँ भी 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे भी डिजिट सम 3 से डिविजिबल है। तो 30 से कट जाए, 30 20 जा 600, 20 हो गया। और ये 30 8 3 जा 54, है ना, 18, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 30 से कटेगा, हाँ, 30 20 जा 600 और ये हो गया 18 3 जा 54, तो ये हो जाएगा 18। उसी तरह नीचे वाला, इसको कैंसिल करें तो 5 से दोनों कटेगा, 25 से कैंसिल करें, 25 टू ज़ा 50 और ये 20 और यहाँ जाएगा 19। ठीक ना। अब या तो इन दोनों को इक्वेट कर लें, इस वाले में हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें, या और इस वाले में 18 से, क्योंकि विजय का क्वांटिटी कंपेयर करना तो दोनों जगह मुझे इसको बराबर करना होगा। तो या तो मैं इस वाले में 20 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले में 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएगा। या क्लास में कराया था डिस्कशन में डायरेक्ट लिखने का तरीका, तो वो डायरेक्ट यूज़ कर लें। तो हो जाएगा 20 इंटू 20 400, हो जाएगा 20 इंटू 18 360, और 19 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 342। ठीक है ना। तो कहने, और रेस फाइनल 400 मीटर में ही पूछा हुआ है, तो 400 यहाँ आ गया, नहीं आता तो बनाना होता। जैसे अगर 100 यहाँ आता तो मुझे 4 से सब में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सब प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए ना, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइनल पूछा किसके में, अजय और अंजय के बीच में। तो अजय और अंजय के बीच में कहने का मतलब 400 और 342 में, तो ये जो डिफरेंस है कितने मीटर का है, 58 मीटर का। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, 58 मीटर। देखिए राजू इज ट्वाइस एज गुड एज विजय, इफिशियंसी का बेसिकली क्वेश्चन है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन डू द सेम वर्क। तो राजू और विजय, इफिशियंसी का रेशियो देखें क्या दे रखा है, इफिशियंसी टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो विजय सपोज क्या एक दिन में 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है, 1 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। तो क्योंकि राजू इसका ट्वाइस इफिशियंट हो, तो ये कितना वर्क करेगा, 2 यूनिट पर डे। तो राजू और विजय मिलके एक दिन में कितना वर्क करेंगे, राजू और विजय दोनों, इनका वर्किंग रेट जो होगा वो 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। अब क्वेश्चन है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज। देखिए दोनों मिलके 14 डेज में वर्क कंप्लीट कर देते हैं, इसका मतलब टोटल वर्क कितने यूनिट का रहा होगा। अगर एक दिन में दोनों मिलके 3 यूनिट वर्क करेंगे तो टोटल 14 डेज में 14 इंटू 3,
So total unit of work जो होगा वो होगा 14 इंटू 3, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 2 1, 3 और 2 5, 52 यूनिट ऑफ वर्क टोटल रहा होगा, 52 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अब इस टोटल वर्क को क्वेश्चन में किसके हिसाब से किसको करना है, इन हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन डू द सेम वर्क। तो टोटल 52 यूनिट ऑफ वर्क है और विजय का वर्किंग रेट क्या है, विजय एक दिन में एक ही यूनिट करता है, तो 52 यूनिट कंप्लीट करने में कितना डेज लेगा, 52/1 52 डेज, 52 डेज। वैसे भी यूनिट देखें या 1 यूनिट पर डे है, 1 यूनिट पर डे है, तो यूनिट यूनिट कट जाएगा, डे ऊपर जाएगा, 52 डेज। तो ये एफिशिएंसी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्लास में कराए हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए। जो ज़्यादा इफिशियंट होगा वो काम जल्दी कंप्लीट करेगा। तो इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे। इफिशियंसी जो होगा टाइम के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 9, the average weight of a class of 30 students is 50 kg. If the weight of teacher is included, the average weight increases by 500 gram. Find the weight of the teacher. तो बेसिकली देखिए क्लास में मैंने कराया था कि एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इनटू इक्वल क्वांटिटी, वो तो एक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू इक्वल क्वांटिटी। बेसिकली एवरेज का मीनिंग ये होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू इक्वल क्वांटिटी। तो बेसिकली अगर x1 x2 xn सपोज के n कैंडिडेट्स हैं, तो इनके एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं और जितने टोटल नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, न्यूमरेटर को अगर मैं सम कह दूँ तो सम बाई n, एवरेज n नंबर्स का निकालना तो उनको पहले सम करके नीचे n के, तो यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ सम जो होगा वो क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर्स, एवरेज इंटू नंबर्स, ठीक है। जैसे ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू इक्वल क्वांटिटी ये कराया था क्लास में, क्यों ऐसा करते हैं। जैसे मान ले 3 और 6 और 9 का मुझे एवरेज निकालना, तो क्या करते हैं, 3 + 6 + 9 डिवाइडेड बाई 3, यही तो होता है एवरेज। एवरेज तो ये बेसिकली कितना हो गया, 9 3 12 6 18, 18/3 6 आ गया। अब मैं इन नंबर्स को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करूं तो देखिए एवरेज 6 है, मैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके देखिए सबको इक्वल क्वांटिटी अलॉट कर दिया। यहाँ पे जो 3 यूनिट ज़्यादा थे, एवरेज 6 था, तो ये तो 6 ऑलरेडी यहाँ पे, ये 3 यूनिट मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, 3 यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू इक्वल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। तो एवरेज का फार्मूला क्या होगा, सम इज इक्वल टू, एवरेज के टर्म में क्या होता है फार्मूला, कि अगर आपको एवरेज मालूम है तो एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सम आ जाता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन पे। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल नंबर मालूम है और उसका एवरेज वेट मालूम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू देयर एवरेज, तो सम आ जाएगा, सम ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट। एक तो सम ये आ गया, टोटल एवरेज कितना दे रखा है 50 और स्टूडेंट्स कितने हैं 30, ये एवरेज हो गया और ये नंबर्स n, तो हो गया 1500। पहला इंफॉर्मेशन ये हो गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन, इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, मतलब पहले 30 लोग थे, टीचर को लेके 31 हो गए, द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाई 500 ग्राम, मतलब 0.5, पहले 50 kg था तो 0.5 से और बढ़ गया, ठीक है। तो फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, तो यहाँ पे वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड। अब जो नया एवरेज होगा, ठीक है, जो नया एवरेज होगा वो नया एवरेज कितना हो जाएगा 50.5, क्योंकि 50 kg तो पहले एवरेज वेट था, 500 ग्राम से टीचर के आने से 500 ग्राम से बढ़ गया 50.5। और अब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए इंक्लूडिंग टीचर, 31 हो गया, ठीक है।
और मान ली 1500 पहले वेट था, और सपोज किया कि टीचर का वेट जो है वो एक्स रहा होगा, तो 1500, तो हम सम को इक्वेट कर रहे हैं ना, तो पहले वेट सब 30 स्टूडेंट्स का 1500 आया था, उसमें टीचर का वेट ऐड किया, तो ये सम और जो इससे कैलकुलेटेड सम आएगा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेटा है, ये आ जाएगा 65.5। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 30 लीटर इन अ 30 लीटर मिक्सचर इज 7:3। तो पहला इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि वाटर और मिल्क का रेशियो 7:3 या 7/3 कर ले, या ऐसे लिख लें, वाटर और मिल्क का रेशियो जो है वो है 7:3। तो कहने का मतलब टोटल 10 यूनिट हो गए, 7 यूनिट वाटर है उस मिक्सचर में और 3 यूनिट मिल्क है, तो 10 यूनिट टोटल हो गया, तो 10 यूनिट में 30 लीटर को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 30 लीटर्स को, इसका मतलब एक यूनिट किसके बराबर हो गया, एक यूनिट 3 लीटर्स। तो उस मिक्सचर में वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 7×3 = 21, 7 यूनिट है तो 21 लीटर वाटर, और 3×3 = 9 लीटर्स ऑफ मिल्क है, और सॉरी मिल्क, हाँ, ये पहला इंफॉर्मेशन ये मिला कि वाटर कितना है 21 लीटर्स और मिल्क है 3 लीटर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 6:1। जो पहले रेशियो 7:3 था, अब उसको 6:1 बनाना है। तो सपोज किया कि अमाउंट ऑफ वाटर एडेड बी वाई लीटर्स। एज पर क्वेश्चन क्या करना है, देखिए पहले वाटर की क्वांटिटी में बढ़ेगा, क्योंकि मुझे वाटर और मिल्क का ही रेशियो जो पहले 7:3 था उसी को 6:1 चाहिए। तो वाटर पहले 21 लीटर था, उसमें मान ले वाई लीटर ऐड किया, और मिल्क के रेशियो में तो कोई फर्क डालेगा नहीं, मिल्क के क्वांटिटी में सिर्फ वाटर बढ़ा है, तो मिल्क को वैसे ही रहने दे। तो मिल्क कितना था 9 लीटर्स ना, 21 लीटर्स, और यहाँ 9 होगा, 9 21/1, और ये रेशियो कितना होना चाहिए 6/1, 6:1 या 6/1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 21 + y इज इक्वल टू 54, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 33, 54 माइनस 21, 33 लीटर्स। इतना वाटर ऐड करना होगा, 33 लीटर्स वाटर इसमें ऐड करना होगा। अब चाहे तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर ऑप्शन सी सही है, तो पहले वाटर 21 लीटर था, तो 21 में हमने 33 ऐड किया, और मिल्क 9 है, तो ये दोनों रेशियो कितना होना चाहिए 6:1। ठीक है, तो 21 और 33, 4 और 5, और नीचे 9 है, 9×6 = 54, 6:1 आ गया रेशियो 6:1। तो ऑप्शन से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और ये सॉल्व करने का मेथड मैंने बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट ड्रॉप्स बाय 30% while the sales of the set goes up by 50%. What is the percentage change in total revenue from the sales of the set? तो जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो जो जितनी उसकी प्राइस होगी और जितना सेल होगा, तो जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्ट हो, तो मैं परसेंटेज रूल को डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। सपोज किया कि ये पूछा ना व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन टोटल रिवेन्यू, तो सपोज किया कि इनिशियल रिवेन्यू जो है उसका 100 था, रिवेन्यू जो था वो 100 था, तो 100 में 30% का ड्रॉप हो गया है ना, प्राइस 30% से ड्रॉप हो गया, तो 30% ड्रॉप। देखिए यहाँ ये नंबर और यहाँ परसेंटेज है, तो नंबर को नंबर से कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज से करते हैं। तो 100 का 30% 30 हो गया, और क्योंकि ड्रॉप हुआ है अब ये 70 हो गया। अब फर्दर क्या है कि सेल 50% से इंक्रीज कर गया, तो 50% से हम इंक्रीज, तो 70 का 10% कितना होता है 7, तो 50% कितना होगा 35।
तो 35 से क्योंकि इंक्रीज किया तो ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 105। तो इनिशियल रिवेन्यू 100 था और अब कितना हो गया 105, तो टोटल चेंज कितने का हो गया, 5% से इंक्रीज कर गया, 5% से इंक्रीज कर गया, तो ऑप्शन सी हो गया। तो परसेंटेज के स्टेप में से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं इसको इस स्टेप को लगाऊं या पहले इसको, आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन टाइम पे फर्क पड़ जाता है। जैसे अगर मैं 100 रिवेन्यू मान के पहले 50% पहले ही इंक्रीज करा दिया, 50% पहले ही मैंने सेल इंक्रीज करा दिया, तो 50% का 50 डायरेक्ट हो गया, इसमें ऐड किया 150 हो गया। अब 150 का 30% से प्राइस ड्रॉप कर गया, तो देखिए 10% ऑफ 150, हमेशा 10% निकाल लिया करें, 150 का 10% कितना होगा 15, तो 10% का 3 गुना 30%, तो 15 का 3 टाइम्स 45 हो गया, तो इसमें से 45 अब बाहर कर दें, कितना आ गया 105। फाइनल कितने से हो गया 5% से इंक्रीज हो गया, इनिशियल रिवेन्यू था उसका 100, तो 5% से इंक्रीज हो गया, ऑप्शन हो गया सी। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ अगर प्रोडक्ट में है तो परसेंटेज स्टेप में कोई भी पहले यूज़ कर सकते, कोई भी बाद में, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम in the shape of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50% respectively. Find the percentage change in volume of the cuboid. देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्ट में हो तो आप परसेंटेज रूल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज किया कि उसका इनिशियल वॉल्यूम था 100, तो अब लेंथ कितने से बढ़ गया 10% से। तो ये जब प्रोडक्ट में हो तो कोई स्टेप पहले मैं चाहे लेंथ में पहले चेंज करूं, चाहे ब्रेड्थ में, चाहे हाइट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम पे। तो 100 का 10%, क्योंकि नंबर परसेंटेज है तो मुझे नंबर में चाहिए, तो +10 इंक्रीज करा, +10 तो 110 हो गया। अब इसमें फर्दर 20% से चेंज हुआ, तो 110 का 10% 11 हुआ, 10% ऑफ 110, एक प्लेस पे राइट से डेसिमल लग जाएगा, ये 11 हो गया, तो 20% कितना होगा, 20% ऑफ 110 जो होगा वो 10 का डबल 20, तो 11 11 22 हो गया। देखिए ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये नंबर और ये परसेंट है, तो नंबर में परसेंट नहीं ऐड कर सकता, इसका इक्विवेलेंट नंबर जो होगा 22, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो 110 में 22 ऐड कर दिया, ये हो गया 132। अब लास्ट स्टेप क्या कह रहा है कि 50% फर्दर चेंज आया हाइट में, तो 132 का 50% सिंपली जस्ट हाफ हो गया 66, इसको इसमें ऐड कर दें, कितना हो गया 190, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना तो ऐड करेंगे, तो ये हो गया 198। इनिशियल 100 था और फाइनल वॉल्यूम 198 हो गया, तो कितने से चेंज आ गया 98% से, और 98% से इंक्रीज हुआ, 198 आया ना, तो चेंज जो आया परसेंटेज चेंज पूछा है क्वेश्चन में, तो 98% से इंक्रीज हो गया। तो इसमें मैं किसी भी स्टेप को पहले कर दूं, किसी स्टेप को बाद, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पहले 100 लेके चलते और यहीं पर 50% कर देते, उसके बाद 10 20, तो 100 का जैसे डेसिमल निकालना 17.2, डायरेक्ट 17.2 लिख देते, तो वैसे स्टेप अगर डेसिमल वाले हैं तो उसको पहले कर लेते हैं हमेशा। तो यहाँ पे अगर मैं 50% इसको पहले ही कर देता तो भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी स्टेप को पहले कर सकते हैं। तो 100 का 50% हो गया, 150 इसमें ऐड कर दिया, और 150 का 10% इंक्रीज हुआ, तो 150 का 10% कितना होगा 15, ऐड किया, तो ये हो गया 165, 165 का 20%, तो परसेंटेज कैलकुलेशन टाइम पे फर्क पड़ जाएगा, तो 10% अब 16.5 होगा, 10% हमेशा 10% निकाल लिया करें, 10% ऑफ 165 कितना होगा 16.5, तो क्योंकि यहाँ 20% चाहिए, तो 20% कितना हो जाएगा इसका डबल कर दे 165 का, ये 33 हो गया। जब यहाँ 33 ऐड करेंगे तो फिर से वही 198 आ जाएगा, 198। तो देखिए फाइनल आंसर पे कोई चेंज नहीं है, इस पर कोई चेंज नहीं है, अगेन 98%। ठीक है, तो परसेंटेज स्टेप में किसी स्टेप को हम पहले कर सकते, किसी को बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
दो क्वेश्चन और इसको भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14, अ thief after committing the burglary started fleeing at 12 noon at a speed of 60 km per hour. He was then chased by a policeman X. X started the chase 15 minutes after the thief had started at a speed of 65 km per hour. At what time did X catch the thief? तो अगर देखिए क्लास डिस्कशन के लेक्चर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से कराया है। ये क्वेश्चन बेसिकली टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है। तो एक तो वो मेथड कराया था, दूसरा इक्वेशन से, तीसरा मैंने नेट रिलेटिव स्पीड। तो किसी एक मेथड से कर लेते हैं, यहाँ पे नेट रिलेटिव स्पीड से ही कर लेते हैं। ये बेसिकली टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है, दोनों का मीटिंग टाइम सेम होगा। क्यों टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है? ये टाइम कांस्टेंट क्लास में डिटेल में कराया था। इसमें डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो देखिए अब क्योंकि एक्स स्टार्टेड द चेस 15 मिनट्स आफ्टर द थीफ हैड स्टार्टेड, और पुलिस की स्पीड जो है एक्स की वो 65 किलोमीटर पर आवर है। एक्चुअल में ऐसा करते हैं कि पहले हम 15 मिनट्स बाद क्या पोजीशन होगी, देखिए वो कब चलना शुरू हुआ, 12 नून पे। तो 12 बजे तो ये दौड़ना शुरू किया ना थीफ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो पुलिसमैन है वो 15 मिनट बाद रन किया 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 12:15 पे पोजीशन जो होगी, हाँ 12:15 पे पोजीशन क्या होगी, 12:15 पे देखिए थीफ की स्पीड कितनी है, वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है ना। थीफ की जो स्पीड है, थीफ कवरिंग 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स। तो 15 मिनट में वो कितना आगे निकल गया होगा, 12 बजे दौड़ना शुरू किया, लेकिन 15 पे 12-15 पोजीशन देखे तो 15 मिनट, तो 15 किलोमीटर कवर करेगा 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में थीफ के इंफॉर्मेशन, तो मतलब 15 मिनट बाद 12-15 पर जो पोजीशन होगी वो थीफ कहीं आगे बढ़ गया होगा, यहाँ पे थीफ होगा, और डिस्टेंस बीच में 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसको ना। और पुलिस अब यहाँ दौड़ना शुरू करेगा, जो एक्स इसमें पुलिस को लिखा हुआ है। थीफ की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की स्पीड जो होगी वो 65 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि पुलिसमैन की स्पीड ज़्यादा है, पुलिसमैन की स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कुछ वक्त बाद पुलिस जो है थीफ को कैच करेगा। तो एक तो मेथड, देखिए क्यों टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है, देखें क्योंकि एक्चुअल सपोज किया कि यहाँ से ये x मीटर आगे गया और यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ से ये x मीटर आगे किया, यहाँ पे उनका मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो जितने टाइम में थीफ यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में पुलिस जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो टाइम ऑफ मीट सेम होगा। बेसिकली इसमें टाइम ऑफ मीट सेम है, क्लास के लेक्चर में देखेंगे, वहाँ मैंने डिटेल में कराया इस तरह क्वेश्चंस। टाइम ऑफ मीट सेम होगा, तो टाइम या तो दोनों का टाइम इक्वेट कर दें, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। पुलिस जो चलेगा वो 15 प्लस एक्स और अपनी 65 की स्पीड से, और थीफ जो चलेगा वो एक्स यूनिट चलेगा 60 की स्पीड से, तो वहाँ से आ जाएगा, या तो उस मेथड से कर लें। हम लोग इसको नेट रिलेटिव स्पीड से करते हैं, तो इसको डायग्राम को रीड्रॉ करें। और मैंने बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर नेट रिलेटिव स्पीड से जाना है तो नेट रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, नेट रिलेटिव स्पीड पहले एक मेथड से कर लेते हैं, पहला मेथड 1। नेट रिलेटिव स्पीड से अगर हम इसको करें तो नेट रिलेटिव स्पीड 60, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है 65 और 60, तो नेट रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और तो नेट रिलेटिव स्पीड उसको देते जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, तो पुलिस की स्पीड ज़्यादा है 65, इक्वल होता तो दोनों में से किसी को रैंडम चूज़ कर सकते हैं। तो इसको रीअलॉट डायग्राम का 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिस रन कर रहा है, जिसको इसमें एक्स से डिनोट किया हुआ है। और ऐसा समझे कि थीफ वहाँ रुका हुआ है 0 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। थीफ जिसकी स्पीड कम होती है उसको 0 कर देते हैं, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसको नेट रिलेटिव स्पीड अलॉट कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली 60 से बैलेंस कर लिया ना। तो ऐसा अपीयर होगा कि पुलिस जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थीफ की तरफ आ रहा है, तो यहाँ थीफ कर दिया, पुलिस हो गया। अब बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, तो टाइम कितना लेगा,
टाइम लेगा 15 किलोमीटर कवर करने में 5 की स्पीड से, तो 3 आवर में कवर कर लेगा। और दौड़ना कब शुरू किया? 12:15 पे। 12 बजे से नहीं, ये पोजीशन में 12:15 पे दौड़ना शुरू करेगा। तो 12:15 में जब हम 3 आवर्स ऐड करेंगे, 3 आवर्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 3:15 होगा, 3:15 PM। तो ये मेथड 1 है। हमेशा डायग्राम रीड्रॉ कर लिया करें। और अगर कोई चाहे इसको कि दूसरे मेथड से सॉल्व करना, तो डिटेल्ड लेक्चर मैंने वीडियो लेक्चर्स में कराए हैं। सेकंड मेथड इसको ये कर सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पर हमेशा पहचाना करें कि किसका क्वेश्चन है। टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है। क्यों टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है? देखिए, जो ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है ना, मतलब 12:15 पे जो पोजीशन है वो यही था। यहाँ पुलिस है, P फॉर पुलिस, और यहाँ थीफ है T, या इसको एक से डिनोट किया तो एक से लिख दें। तो ये 15 किलोमीटर आगे थे इससे, ठीक है। मान ली जब ये मीटिंग टाइम, ये थीफ X मीटर और आगे गया और यहाँ पे पुलिस ने थीफ को कैच कर लिया, तो पुलिस को कितना कर चलना पड़ेगा? 15 किलोमीटर प्लस X। और टाइम कौन तो, लेकिन मीट ऑफ टाइम ऑफ मीट सेम होगा ना, ये यहाँ से थीफ यहाँ से यहाँ जाएगा, उतने टाइम में पुलिस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। टाइम ऑफ मीट सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों अलग अलग कवर कर रहे हैं। थीफ जो X मीटर चलेगा और पुलिस जो है 15 प्लस X चलेगा। तो दोनों के टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ। हमें मुझे ये इक्वेट करना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पुलिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो पुलिस का डिस्टेंस 15 प्लस X और उसकी स्पीड 65 इज इक्वल टू थीफ का डिस्टेंस। थीफ X मीटर चले किस स्पीड से? 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। X कितना डिस्टेंस होगा? कैंसिल कर दें, 5 12 जा 5 13 जा, तो कितना हो गया? 15 इंटू 12 प्लस 12X इज इक्वल टू 13X। इधर आ जाएगा, X इज इक्वल टू 15 इंटू 12। और यहाँ पे भी जो पहले आया था ना, 3 घंटे में कितना रन कर जाएगा, देखें यहाँ से भी आंसर वही आ जाता। जैसे यहाँ पे टाइम 3 आवर्स आ गया, तो टाइम जब 3 आवर आ गया तो ये नेट, ये 3 टाइम जो है उनको ओरिजिनल स्पीड में डिस्टेंस कवर्ड के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लास में कराया था मैंने इस तरह क्वेश्चन। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस, तो इस 3 को 65 में मल्टीप्लाई कर दें, तो 65 इंटू 3, सॉरी इक्वलिटी का साइन लगा दें, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 195 किलोमीटर चलेगा ये, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, इस 3 आवर्स को उसके ओरिजिनल स्पीड 60 में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगा 60 इंटू 3, ये हो गया 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर ये चलेगा और 195 किलोमीटर ये चलेगा। तो अब देखिए यहाँ से भी अगर ये x की वैल्यू 180 किलोमीटर है, 180, तो 180 में ये 15 ऐड करेंगे तो 195 कौन चलेगा? पुलिस। वही सेम काम यहाँ पे हम करेंगे। ये 15 इंटू 12, ये भी 180 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 180 किलोमीटर आ जाएगा। एक्स हमने क्या एज्यूम किया है? एक्स यही तो एज्यूम किया 180। तो थीफ तो 180 किलोमीटर रन करेगा, 180 किलोमीटर, लेकिन पुलिस जो रन करेगा उसे 180 प्लस 15 ये दोनों रन करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 195। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इफ ए इज अ रेशनल नंबर, बी इज एन इरेशनल, तो ए प्लस बी ऑलवेज क्या होगा? इरेशनल। सही है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एडिशन ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर कैन बी एन इंटीजर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे 2 प्लस रूट 3 हो गया और 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 माइनस रूट 3 कर दिया और ये इंटीजर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये भी सही स्टेटमेंट। डिवीजन ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे एक इंटीजर 3 हो गया, दूसरा 2 हो गया, लेकिन इनका रेशियो क्या? इंटीजर नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है।
तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो डी ऑप्शन हो गया। रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे और टर्मिनेटिंग नहीं होंगे तो रिकरिंग होते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। जैसे इरेशनल नंबर का पहचान जो होता है, जैसे मान लें ये हो गया 0.202002002 एंड सो ऑन। तो इरेशनल नंबर ऑलवेज क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज एंड नॉन रिकरिंग, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा और डेसिमल के फाइनाइट स्टेप बाद एंड नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का। जबकि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो तो पैटर्न रिपीट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता।